हाँ तो नमस्कार सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु पे। हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के अंदर हमने मूल अधिकारों की एक क्लास पूरी कर ली थी। इस क्लास के अंदर हम जो है वो जो फंडामेंटल राइट्स है वो कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, टेलीग्राम और ऐप भी डाउनलोड कर लें ताकि वहां से आपको जो है वैल्यूएबल कंटेंट जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो मिल सके। तो शुरुआत करते हैं। हमने जो है वो अब तक अनुच्छेद 13 तक, अनुच्छेद 12 और 13 ये दो अनुच्छेद अच्छी तरह से डिटेन कर लिए थे, अच्छी तरह से स्टडी इनकी हमने कर ली थी। और आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होंगे। पहला है अपना पहला सबसे पहला जो है वो है समता का अधिकार। पहला मूल अधिकार समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से 18 समता के अधिकार को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ठीक है, हमने जो है वो बेसिक चीजें पढ़ी। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि 12 में राज्य की परिभाषा थी, 13 में विधि की परिभाषा थी, वो सारी चीजें हमने देखी। अब 14 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है उसमें दो चीजें दी गई है, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। दो चीजें अपने को मिलती है, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। पहले विधि के समक्ष समानता या समता जिसको हम कहते हैं, और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। देखिए इन दोनों के लिए सबसे पहला प्रश्न अपने के लिए कहां से उठता है कि भाई ये दोनों चीजें कहां से ली गई। जब हमने सोर्स पढ़े थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई ये दोनों चीजें कहां से ली गई है। तो पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है कि ये तो ली गई है ब्रिटेन से, विधियों की के समक्ष क्षमता ये कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और विधियों का समान संरक्षण जो है वो कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। सबसे पहली चीज जो आपको पूछी जाती है इससे रिलेटेड वही है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर आता है कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। तो विधि के समक्ष समानता, इसका तात्पर्य है कोई व्यक्ति पद व प्रतिष्ठा में कोई व्यक्ति पद व प्रतिष्ठा में क्या नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। कहने का मतलब किसी को विशेषाधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे, किसी को विशेषाधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे। ये चीज ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पद और प्रतिष्ठा में कानून से ऊपर नहीं है। ये बात कौन कहता है, विधि के समक्ष क्षमता या विधि के समक्ष समानता जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और इधर ये क्या कह रहा है, इसका मतलब है समान परिस्थितियों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। ठीक है, समान परिस्थितियों में समान के साथ समान व्यवहार, ये कौन सा कर रहा है, विधियों का समान संरक्षक। तो कुल मिलाकर ये जो अनुच्छेद 14 है ये आपको एक ही चीज कहता है कि भाई जो है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और समान व्यक्तियों के साथ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। ये दोनों का मतलब हो गया, मतलब सब इक्वल है, सब समान है। ठीक है, लेकिन इसके हमें कुछ अपवाद भी याद करने पड़ेंगे। अब अपवाद क्या है वो देखें कि भारतीय संविधान में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर इसका उल्लंघन किया गया है। ये जो अनुच्छेद है वो इसमें जो बात लिखी है उससे कुछ हटके कुछ प्रोविजंस है, वो भी हमें याद करने हैं क्योंकि उस टाइप की क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो अपवाद के नाम से हम लिखेंगे
अपवाद में आपको याद रखने पड़ेंगे 4 अनुच्छेद, 361, 105, 194 और 31C। ये 4 अनुच्छेद आप याद रखो, आपको पूरे अपवाद याद रह जाएंगे। पहले अनुच्छेद याद रख लो, पूरी डिटेल याद नहीं रहती है। 361, 105, 194 और 31C। 361, 105, 194 और 31C। ये किसके अपवाद है भाई? ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। हाँ, ये किसके अपवाद है? ये समता के अपवाद है। 361, 105, 194 और 31C। अब ये देखते हैं कि इनमें क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 361 की। 361 को अलग अलग क्लोज वेज में जोड़ा गया है और 361 जो है वो किसके लिए है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए 361 लागू है। ठीक है, अब इसके तहत इनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। क्या दिया गया है? 361 में क्या कह रहा है कि भाई राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या करेंगे? उनके कार्यकाल के दौरान ये सारी कार्यकाल के दौरान की बात है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। मतलब उन्हें किसी न्यायालय में जो है उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता कार्यकाल के दौरान किए गए किसी कृत्य के लिए। ठीक है, फिर आता है 361(2). 361(2) क्या कह रहा है कि दंडिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं। भाई इनके ऊपर किसी प्रकार की दंड पूर्वक कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। ठीक है, 361(3) कहता है, 361(3) क्या कह रहा है? भाई गिरफ्तारी नहीं, इनको किसी इनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, और 361(4) कह रहा है सिविल मुकदमा, कि अगर इन पर सिविल मुकदमा चलाया जाता है से 2 माह पूर्व सूचना। और ये 4 क्लोजेज हैं 361 में। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार से संबंधित है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्या है? विशेषाधिकार है। अब ये देख लो, आप एक तरफ तो आप कह रहे हो कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, और दूसरी तरफ बात क्या हो गई? दूसरी तरफ इनको विशेषाधिकार दे रखे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, अपना काम सिर्फ इतना ही है कि इनको याद रखें कि कौन से विशेषाधिकार है। तो 61 में 1 में कहा गया है कि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है वो किसी न्यायालय में जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, उनको वहां बुलाया नहीं जा सकता। दूसरा यह है कि इनके ऊपर किसी प्रकार की आपराधिक या दंडिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। तीसरा कहता है कि इनके कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और चौथा कहता है कि अगर इन पे कोई सिविल मुकदमा चलाया जाता है तो उससे 2 महीने पहले उनको क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी। 2 महीने पहले इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका 361। अब अगला आपका आ रहा है, मैंने बताया था 105। देखो 105 में क्या है? 105 में संसदीय विशेषाधिकार। 105 में संसद के विशेषाधिकार हैं और 194 में विधानमंडल के विशेषाधिकार है, या ये कह सकते हैं विधायकों के विशेषाधिकार। क्या है? विधायकों के विशेषाधिकार हैं। और एक बच गया आपका 31C। 31C जो है वो क्या करता है? 31C में क्या किया गया है? 31C में आपको ये कह सकते हैं कि 39B और 39C इनके लिए 14 और 19 का लोप किया जा सकता है। ठीक है, देखो 361 तो राष्ट्रपति राज्यपाल हो गए। उसके बाद में हम बात करेंगे 105 संसदीय विशेषाधिकार है। जो संसद सदस्य हैं उनको जो अधिकार प्राप्त होते हैं
वो समता का अपवाद है। उसके बाद में 194 विधायकों के विशेषाधिकार है, जो विधायक जो है उनको जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वो है। और 31C क्या कह रहा है कि 39B और 39C जहां लागू होता है और इनको लागू करने के लिए यदि 14 और 19 का उल्लंघन होता है तो वो समता का अपवाद नहीं माना जाएगा, वो अवैध नहीं माना जाएगा। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 14 पूरा। ठीक है, कोई नहीं, ये हो गया आपका अनुच्छेद 14। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले अनुच्छेद में। तो समता के अधिकार का पहला हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब आ जाइए अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 को शॉर्ट में याद करना है तो नाम लिखना है विभेद का प्रतिषेध। विभेद का प्रतिषेध। देखिए अनुच्छेद 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, ये चीजें याद रखना बड़ा आसान है, हम रख भी सकते हैं। लेकिन जो ट्रेंड जो बदला है, परीक्षा में जो चीज पूछी जाने लगी है, आपको आरपीएससी ने जो ट्रेंड बदला है उसमें इन्होंने क्या किया कि सब क्लोजेज आपको पूछे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सब क्लोजेज याद रखने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो 15 है विभेद का प्रतिषेध। अब 15(1) में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, वो हम देखेंगे। तो जब बिल्कुल 5 मिनट के अंदर इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले 15(1) की बात करेंगे। ठीक है, 15(1) किसके लिए है, राज्य को। किसको निर्देश देता है, राज्य को निर्देश देता है। क्या निर्देश देता है कि केवल, देखो एक शब्द को समझना, केवल धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास, ये 5 चीजें इसमें दी गई है। कौन कौन सी, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास, ये दोनों लगभग सेम हो गए। तो इसमें आप यहां पे लिख सकते हैं मूल वंश। मूल वंश, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पे विभेद का निषेध। देखो एक बार फिर से अच्छी तरह से समझो, यहां क्या कह रहा है कि राज्य कौन नहीं करेगा, किसके लिए इंस्ट्रक्शन है, राज्य के लिए है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पे क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा, अलग अलग बात नहीं करेगा, सबको समान रखेगा। ठीक है, ये किसके लिए इंस्ट्रक्शन थे, 15(1) में राज्य के लिए। सेम ये कि ये इंस्ट्रक्शन 15(2) में क्या है, व्यक्ति के लिए। सेम एज इट इज रखने हैं अपने को। इसमें 15(2) में सारी की सारी चीजें व्यक्ति के लिए है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ इन सब आधारों पर, इन सब आधारों पे जो है वो क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो 15(1) तो राज्य के लिए दे रहा है, 15(2) किसके लिए दे रहा है, व्यक्ति के लिए दे रहा है। अब देखो 15(3), 15(3) क्या कह रहा है कि राज्य महिलाओं हेतु विशेष प्रयास कर सकता है। देखो 15(1) कह रहा है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ कोई विभेद नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। 15(2) कह रहा है कि कोई व्यक्ति भी नहीं करेगा किसी व्यक्ति के साथ। 15(3) कह रहा है कि राज्य को ये पावर है कि वो महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ विशेष करे, कुछ अच्छा वो जो है वो कर सकता है। फिर आता है आपका 15(4),
अब 15/4 क्या कह रहा है, देखो 15/4 आपका कह रहा है जैसे यहाँ महिलाओं के लिए बात आई वैसे आ जाएगी शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग व SC/ST हेतु विशेष प्रयास। ठीक है, ये कह रहा है कि राज्य जो है शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं उनके उत्थान के लिए कोई विशेष प्रयास जो है वो कर सकता है। ये किसमें है, ये आपके 15/4 में। अभी यहाँ आपको एक और अंदर जाके और पूछ सकता है किस मामले के तहत ये जोड़ा गया, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था चंपाई कम दोहराजन मामला। ठीक है, चंपाईगंज दोहराजन मामले के तहत जो है वो इसको जोड़ा गया क्लोज को 15/4 को, कि राज्य जो है उसको अधिकार है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, इसके साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग हैं, उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास करे। ठीक है, और अब सेम 15/5 जो है वो भी सेम यही है। इसमें आपको क्या करना है, 15/5 में ये करना है कि राज्य क्या करेगा, ये जो सारे के सारे वर्ग हैं शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग और SC/ST जो है उनके लिए केंद्रीय व निजी विद्यालयों में स्थान आरक्षण कर सकता है। केंद्रीय और निजी विद्यालयों में क्या करेगा, स्थान आरक्षण, सीटें रिजर्व कर सकता है। केंद्रीय और निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए स्थान, सीटें रिजर्व कर सकता है राज्य 15/5 के तहत। 15/5 के तहत जो है ये बात आती है। और उसके बाद में 15/6 जो है वो तो अभी नया है, और इसमें कह सकता है कि EWS, ठीक है, EWS को आरक्षण दे सकता है। 103वां संविधान संशोधन 2019, ठीक है, उसके द्वारा ये जोड़ा गया। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 15 पूरा। एक बार फिर से आप इसको शॉर्ट में देख लीजिए। ये कह रहा है विभेद का प्रतिषेध करवाता है कि भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 क्या कहला था, ठीक है, 15 ये कहलाता है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और कौन कौन से आधार पे नहीं करेगा, वो आधार बता रखे, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान और मूल वंश। 5 केवल शब्द यहाँ पे एक शब्द दिया गया केवल, इसके आधार पे नहीं कर सकता और किसी आधार पे कर सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो राज्य नहीं करेगा वो व्यक्ति भी नहीं करेगा। फिर तीसरा कह रहा है इस महिलाओं के लिए स्पेशल कर लेंगे। चौथा कह रहा है कि भाई SC/ST वगैरह जो भी है उनके लिए क्या करना है, विशेष प्रयास करेंगे कि वो उनका उत्थान हो जाए। फिर 5वां कह रहा है कि भाई उनको स्कूलों में जो है वो केंद्रीय विद्यालयों में आरक्षण दे देंगे, सीटों में प्रवेश। और छठा जो है वो EWS को आरक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं अपन अनुच्छेद 16 में, क्योंकि फिर मूल अधिकार बहुत बड़े हैं, अगर हम इसको बहुत डीपली जाएंगे ना तो फिर पूरे नहीं हो पाएंगे। अनुच्छेद 16, देखो भाई 16 में क्या है, अनुच्छेद 16 को एक ही चीज में याद रखना है, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। अब ये क्या सही चीज है, लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी। भाई राज्य जो क्या है वो क्या करेगा, लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो 16(1) डायरेक्ट ये कहता है, 16(1) में यही लिखा है, सरकारी नौकरी में प्रवेश को लेकर समानता, कि सरकारी नौकरी जो है उसमें प्रवेश को लेकर समानता रहेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर 16(2) है,
16(2) आपका क्या कह रहा है? 16(2) आपको कह रहा है कि राज्य को क्या करना है? राज्य के लिए इंस्ट्रक्शन है, राज्य जाति धर्म उद्भव जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। समझ गए? पहला कह रहा है 16(1) की सरकारी नौकरी में सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि राज्य जो है वो जाति धर्म उद्भव जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का, मतलब कोई भी आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं करेगा। कौन कह रहा है? आपका 16(2) कह रहा है। अब 16(3) क्या कह रहा है? देखो देखो मतलब ये जो शब्द है, ये जो आर्टिकल है ना, ये आप सब क्लोजेज में याद करोगे तो ही काम चलेगा, क्योंकि शॉर्ट में तो सभी कर रहे हैं ना। अगर शॉर्ट में आप कर लोगे और आरपीएससी ने उस टाइप से पूछ लिया तो फिर तो कुछ होना जाना है ही नहीं। तो आपके पास तरीका यही है कि आप इसको इसी तरह से याद करो, ठीक है? कि पहले 16(1) कह रहा है कि नहीं भाई कोई विभेद नहीं करेगा, फिर 16(2) में कह दिया राज्य के लिए भाई इन स्थानों पर तो तुम करना ही मत ना, ठीक है? फिर 16(3) क्या कह रहा है कि संसद कानून बनाकर निवास के आधार पर प्राथमिकता दे सकती है। संसद कानून बनाकर निवास के आधार पर प्राथमिकता दे सकती है। संसद ऐसा कोई नियम बना सकती है जिसमें यह कहा जाए कि फला जो सीटें है ना, फला जो नौकरी है उसमें वहां के निवासियों को ही स्थान दिया जाएगा। ऐसा कानून कौन बनाएगी? सबसे पहले तो ध्यान रखने वाली चीज संसद बनाएगी। और किसके तहत? 16(3) में। 16(3) में ये उल्लेख है कि संसद को ये पावर है कि वो इस तरह का कानून बना सकती है कि कोई कहीं की नौकरी है तो उसमें स्थानीय लोगों को ही जो है वो दिया जाए, स्थान दिया जाए। और इस तरह का कानून जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया था। 1973-74 के आसपास आंध्र प्रदेश में ऐसा बना था, ठीक है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने इस तरह का कानून बनाया था, वर्तमान में प्रचलित नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया 16(3) और 16(4) में है आरक्षण। कि सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं, ऐसे लोग जो SC ST के, अनुसूचित जाति जनजाति के, इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रोविजन किसमें किया गया है? उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 16(4) में। अनुच्छेद 16(4) में। अब देखिए जो 16(4) है, इस 16(4) में A और B और जोड़े गए, तो या हम उन्हें भी याद करेंगे 16(4)A और 16(4)B। देखिए 16(4)A जो है ना, 16(4)A है पदोन्नति में आरक्षण। 16(4)A क्या है? पदोन्नति में आरक्षण। और 16(4)B जो है वो है बैकलॉग से संबंधित, ठीक है? बैकलॉग के पदों को रिक्त रखने से संबंधित ये जो है वो है। तो 16(4)A जो है पदोन्नति में आरक्षण है, ये जोड़ा गया आपके 77वें संविधान संशोधन 1995, ठीक है? 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया। और जो 16(4) है ना बैकलॉग से संबंधित, वो 85वें संविधान संशोधन 2002, सॉरी 2000, 85वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा, ठीक है? ये दोनों जोड़े गए, तो 16(4) में आपके ये हो गया, ठीक है? अब उसके बाद में आपको याद रखना है अगला 16(5), 16(5) और 16(6) दो और है। 16(5) में क्या है? 16(5) में है कि धार्मिक संस्थाएं क्या कर सकती है? नियोजन में
धर्म विशेष के व्यक्तियों को प्राथमिकता दे सकती है। देखो 16(5) क्या कर रहा है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो क्या कर, रिलीजियस जो इंस्टीट्यूट है वो क्या कर सकते हैं कि अगर उनको जो है वो उनके वहां पे किसी नौकरी में किसी को लेना है तो वो वहां पे अपने धर्म के लोगों को क्या दे सकती है, प्राथमिकता दे सकती है। वो अपने धर्म के लोगों को प्राथमिकता दे सकते हैं। जैसे मदरसे होते हैं, तो मदरसे के अंदर कभी आपने हिंदू टीचर देखा? नहीं, वहां वो संबंधित धर्म के व्यक्तियों को दिया जाता है। ईसाई है तो ईसाई में वहां जो चर्च होता है तो चर्च के अंदर जो है वो ईसाई पादरी ही नियुक्ति किए जाते हैं। ठीक है। और 16(6) जो है वो आपका है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। अभी आपको बताया था 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। बस ये हो गया आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 आपको याद रखना है। एक बार फिर से अपन इसको शॉर्ट में रिवाइज करेंगे कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। एक सेकंड। अनुच्छेद 16 कहता है कि भाई सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। ठीक है। 16(1) कहता है सरकारी नौकरी में सबके लिए समान व्यवहार। हो गया काम। 16(2) क्या कहता है कि राज्य, जाति, धर्म, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास इन सब के आधार पर विभेद नहीं करेगा। लेकिन 16(3) कहता है कि संसद को अधिकार है कि वो चाहे तो निवास के आधार पर जो है वो विभेद कर सकती है, कानून बना सकती है। और ऐसा कानून किसने बनाया? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। 16(4) आपको कह रहे हैं आरक्षण का प्रावधान 16(4) में दिया गया। 16(4) के दो क्लोजेज और जोड़े गए, 16(4)A और 16(4)B। 16(4)A में है पदोन्नति में आरक्षण, जो किसके द्वारा जोड़ा गया है, जो 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया। 16(4)B में है बैकलॉग संबंधित आरक्षण, जो 85वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका 16(5). 16(5) कहता है कि धार्मिक संस्थाएं नियोजन में धर्म विशेष के व्यक्ति को प्राथमिकता दे सकते हैं। जैसे मदरसे हैं तो वो धार्मिक संस्था होगी, ये चाहे तो अपने वहां पे जो नौकरी है उसके अंदर अपने धर्म के लोगों को प्राथमिकता, प्रायोरिटी दे सकते हैं, वो उनको ही नियुक्त करे। और 16(6) के अंदर ईडब्ल्यू के आरक्षण की, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की बात यहां पर दी गई है। ठीक है। अब ये जो 16 अनुच्छेद 16 है, इसमें जब आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण की बात आने के बाद में हमें एक चीज और पढ़नी पड़ती है, और वो चीज क्या है, वो होता है मंडल आयोग। वो कौन सा है? मंडल आयोग। तो वो 16 में आरक्षण से रिलेटेड जब भी कोई मुद्दा आता है तो क्वेश्चन मंडल आयोग का ही आता है। ठीक है। तो मंडल आयोग की बात करेंगे। देखो मंडल आयोग में क्या है, मंडल आयोग की सबसे पहले स्थापना की देखें, दिसंबर 1978 में जो है वो इसकी स्थापना की गई, या कह सकते हैं गठन किया गया। और दिसंबर 1980 के अंदर जो है इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये दो चीजें थी यार, टाइमलाइन। इस टाइम जो पीएम थे वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे वो क्या थे? पीएम थे। अब बात प्रश्न ये उठता है कि ये जो आयोग था ना, इसके सदस्य कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आपको सदस्य याद रखने पड़ेंगे। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। बीपी मंडल जो थे वो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद में इसके मेंबर्स थे एसएस गिल, दीवान मोहनलाल, के सुब्रमण्यम और दीनानाथ साहू।
बस ये 5 नाम याद रखने हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड क्या है, आजकल ट्रेंड ये हो गया कि आपको नाम भी पूछे जाने लगे। भाई मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये तो आपको पता है, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, ठीक है, 1978। मोरारजी देसाई के समय जो है वो इसका गठन किया गया। और इसका गठन क्यों किया गया, इसका गठन किया गया कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए इसका गठन किया गया। पिछड़े वर्ग की वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए इसका गठन किया गया, किसका, मंडल आयोग का। अभी इसमें कौन थे, बीपी मंडल अध्यक्ष थे, एच एस गिल, दीवान मोहनलाल, के सुब्रमण्य और दीनानाथ साहू इसके क्या थे, सदस्य थे। ये सारे के सारे मेंबर थे। इसने क्या अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में इसमें क्या कहा, इसने रिपोर्ट में कहा कि 3742 जातियां हैं, जो कुल जनसंख्या का 52% है। इन्होंने कहा कि 3742 जाति है जो ओबीसी लाइक है और अन्य पिछड़े वर्ग लाइक है, और ये जो है ये जातियां कुल जनसंख्या का 52% है। इन जातियों को जो है वो क्या करना चाहिए, 27% आरक्षण देना चाहिए। तो भाई ओबीसी का आरक्षण का जो प्रोविजन था उसकी रिकमेंडेशन किस आयोग ने की थी, तो मंडल आयोग ने की थी। आगे बात समझ में। भाई अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया कि जब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो ओबीसी भी आएगी उसमें, और ओबीसी आएगी तो वहां मंडल आयोग जरूर आपका आएगा, ठीक है। मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, इस रिपोर्ट को क्या कर दिया, इन्होंने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तत्कालीन समय में इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन बाद में वीपी सिंह जो पीएम बने, वीपी सिंह जब है वो पीएम बने, इन्होंने इसको क्या किया, स्वीकार किया। इन्होंने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया और रिपोर्ट को स्वीकार करके ये कहा कि भाई जो ये 27% आरक्षण है वो इन ओबीसी वर्ग को दिया जाना चाहिए, ठीक है। किसने स्वीकार किया, वीपी सिंह ने। और परिणाम स्वरूप मामला जो है वो कहां चला गया, कोर्ट में चला गया। कोर्ट में मामला चला गया, तो कोर्ट में जो विवाद उस टाइम जो केस हुआ उसका नाम आपको याद रखना है, इंदिरा साहनी बनाम भारत सिंह वाद 1992। इंदिरा साहनी बनाम भारत सिंह वाद 1992, जिसको मंडलवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंडलवाद, ठीक है। इंदिरा साहनी बनाम भारत सिंह मामला, जिसको क्या कहा जाता है, मंडलवाद कहा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला सिर्फ इस ओबीसी आरक्षण को लेके, और ओबीसी आरक्षण के बाद में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखना है, कई बार पूछे जाते हैं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, क्या था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था। पहला इन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जो क्रीमी लेयर है उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पहली चीज तो ये आ गई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं, ठीक है। दूसरी बात क्या कहा, दूसरी बात ये कहा कि पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण आगामी 5 वर्ष तक ही मान्य है। यानी 1997 तक ही पदोन्नति में आरक्षण, 92 का मामला था, ठीक आ गया कि 1997 तक ही पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए, उसके बाद में प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाए, ठीक है। दो बातें होगी। तीसरी चीज इसमें क्या आ गई, तीसरी चीज है वो मैन निकल के क्या आई कि बैकलॉग, जिसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड है, बैकलॉग है, कैरी फॉरवर्ड का नियम लागू पर 50% आरक्षण का उल्लंघन नहीं। आई बात समझ में।
और चौथी बात और लिख लो, फिर पूरी समझ में आ जाएगी। आरक्षण जो है 50% से ज्यादा नहीं होगा। आरक्षण जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। और पांचवी चीज, एक ओबीसी में नाम जोड़ने व हटाने के हेतु आयोग का गठन किया जाए। आयोग का गठन किया जाए। भाई मंडलवाद के अंदर ये निर्णय निकल के आ गए। ये निर्णय आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ठीक है, पहली चीज जो मैं निकल के आई वो क्या आई, ये आई कि क्रीमिलियर का सिद्धांत दिया। प्रश्न सीधा यहां से निकलता है कि किस केस के तहत, किस वाद के तहत क्रीमिलियर का सिद्धांत है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, आधारभूत संरचना का सिद्धांत, आधारभूत संरचना का सिद्धांत, ठीक उसी तरह से यहां आया क्रीमिलियर का सिद्धांत। मलाईदार परत, हिंदी में लिखते हैं इसको मलाईदार परत। क्या कहते हैं, मलाईदार परत का सिद्धांत। ठीक है, तो मलाईदार परत भी आ जाएगा, उत्सुक नहीं होना। ठीक है, दूसरा आया कि पदोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं लेकिन आगामी सिर्फ 5 साल तक, उसके बाद में इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आया कि कैरी फॉरवर्ड यानी बैकलॉग की जो रिक्तियां हैं उनको भरा जाएगा, लेकिन 50% के नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इट मींस आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा नहीं होगा। और अंतिम फैसला इन्होंने दिया कि ओबीसी में नाम जोड़ने और घटाने के लिए एक विधायी आयोग का गठन जो है वो सरकार को किया जाना चाहिए। तो मंडलवाद ही होगा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992। अब उसके बाद में जब ये फैसला आया, इस फैसले के बाद में सरकार ने क्या कदम उठाए वो भी अपने को याद रखना है। ठीक है, तो पढ़ना है तो डीपली पढ़ना है। अपने यहाँ पे वो नहीं है कि भाई अपन जो है वो शॉर्ट में पढ़ा दिया, अनुच्छेद 16 पढ़ा दिया, बात खत्म होगी, ऐसा नहीं। आप उसको विधिवत तरीके से जो है वो डीपली जाके पढ़िए। तो उसके बाद में सरकार के कदम, यानी इस केस के बाद में सरकार ने क्या किया, सरकार के कदम। सरकार का पहला कदम तो ये था कि क्रीमिलियर की पहचान हेतु रामनंदन समिति का गठन। सबसे पहले सरकार ने क्या किया कि जो पहला स्टेटमेंट था कि क्रीमिलियर को आरक्षण नहीं होगा, तो कौन क्रीमिलियर होगा इसकी जांच के लिए, इसकी पहचान के लिए सरकार ने जो है वो रामनंदन कमेटी का गठन किया। डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्रीमिलियर की पहचान हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी, तो उसका नाम था रामनंदन समिति। ठीक है, दूसरी बात आपके यहां थी पदोन्नति में आरक्षण। पदोन्नति में आरक्षण के लिए मैंने अभी आपको पिछले क्लॉज में भी बताया था, 77वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1995 लागू किया। 77वां संविधान संशोधन 1995 लागू किया। और उसके बाद में था कैरी फॉरवर्ड वाला यानी बैकलॉग वाला। कैरी फॉरवर्ड के नियम में वो 50% वाला आ रहा था ना कोर्ट का, उसके लिए उन्होंने 85वां संविधान संशोधन 2000 लागू किया। ठीक है, और उसके बाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। ये कब किया, 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसका काम क्या था, इसका काम था कि जो ओबीसी की जातियां थी उनको हटाना और उनको जोड़ना। इससे संबंधित 2-3 चीजें आप और देख लो। 102वां संविधान संशोधन 2018, 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा क्या किया गया, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया।
इसको क्या दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया, किसमें 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा। अब इसमें इस 102वें संविधान संशोधन 2018 में क्या लिखा था कि ये जो जोड़ने और घटाने का कार्य है ना, नाम, वो कौन करेगा, केंद्र करेगा। लेकिन 100 आपका जो है ना 105वां जो है उसमें ये राज्य को पावर दे दिया कि जातियों को जोड़ने और घटाने का काम जो है वो कौन करेगा, राज्य करेगा। ये किसमें दिया, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे आता है कि भाई 105वां संविधान संशोधन जो है, उस 105वें संविधान संशोधन की 105वें संविधान संशोधन और 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। अगर इसके प्रथम अध्यक्ष की हम बात करें, प्रथम अध्यक्ष जो थे ना इसके प्रथम अध्यक्ष थे राम सूरत सिंह। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राम सूरत सिंह। ठीक है, और अभी वर्तमान में है हंसराज गंगाराम अहिर। हंसराज गंगाराम अहिर। ठीक है, तो कुल मिलाकर हो गई बात क्लियर अपनी। आपका ये जो था अनुच्छेद 16 जिसमें इंदिरा साहनीवाद जो हमने पढ़ा, इस इंदिरा साहनीवाद अपना क्लियर हो गया। तो क्या क्या कोर्ट ने कहा, उसके अगेंस्ट क्या जो है स्टेप सरकार के द्वारा लिए गए, वो सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब आगे हम चलते हैं अनुच्छेद 17। 16 पूरा हो गया, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 17 की। अब देखो ये तो छोटा सा ही है, कोई विशेष नहीं है। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किसमें है, अनुच्छेद 17 में। देखिए प्राचीन परंपरा के तहत जो है ना कुछ जातियों को अछूत समझा जाता था, और उसको जो है अनुच्छेद 17 में दिया गया और ये कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, सभी व्यक्ति समान है, कोई छुआछूत भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई करता है तो उसके लिए इन्होंने बनाया अस्पृश्यता का अंत के तहत दंड का प्रावधान किया गया। सबसे पहले तो क्या किया इन्होंने, दंड का प्रावधान किया। ठीक है, और कानून बनाया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। ठीक है, इसके तहत जो है वो ये कह सकते हैं कि दंड का प्रावधान किया गया। अगर कोई स्पर्शता जो इस तरह से करता है ना स्पर्शता वाला काम, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। फिर इसका नाम बदला, इसका नाम जो है चेंज किया। वो भी आपको याद रखना है कि बाद में वर्तमान में इसका नाम क्या है, पहले नाम था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। वर्तमान में इसका नाम क्या है, वर्तमान में 1977 में नाम बदला और इसका नाम कर दिया सिविल अधिकार अधिनियम 1977। अब भारतीय संविधान में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के नाम का कोई एक्ट नहीं है, उसके स्थान पे क्या कर दिया, उसके स्थान पे कर दिया सिविल अधिकार अधिनियम 1977। तो क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए कि भाई जो कोई भी अस्पृश्यता वाला कांड करेगा उसको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। और किसके तहत दी जाएगी, इसके तहत दी जाएगी। एक एक्ट आप और पढ़ते हो SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम
1989। ठीक है, ये भी इसी के तहत बनाया गया है, ये भी अनुच्छेद 17 में ही आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो SC/ST के जो लोग हैं उनके खिलाफ अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो इसके तहत दंड का प्रावधान किया गया है, और ये गैर जमानती है। मतलब इस तरह का कोई काम करता है तो उसको जेल होनी है। उसके लिए जमानत का, बेल का प्रावधान, अग्रिम जमानत का प्रावधान किसी प्रकार का नहीं है, उसको एक बार जेल जाना ही पड़ेगा। और एक आपको ध्यान रखना है कि ये जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को कहते हैं महात्मा गांधी का अनुच्छेद। क्या कहते हैं इसको? महात्मा गांधी का अनुच्छेद। तो ये चीज भी आपको याद रहता है कि ये हो गया आपका अनुच्छेद 17 पूरा। अनुच्छेद 17 में इसका अलावा और कुछ नहीं है। अब आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में था उपाधियों का अंत। भाई पुराने समय में क्या करते थे? पुराने समय में लोग जो है वो राजा महाराजा, बड़ी बड़ी महामंडलेश्वर, महाराजी राज परंपरागत, क्या पता कौन कौन सी उपाधियां रखते थे। तो वो जो चीज थी ना, वो एक तरह से ये लग रही थी कि भाई ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, भेदभाव कर रही है। ठीक है, और उसको समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 18 बनाया गया, उपाधियों का अंत, की भाई कोई किसी प्रकार की उपाधि नहीं लेगा बिना फालतू की। उपाधि किस चीज की उपाधि? ठीक है, ये चीज इसके अंदर की गई। तो इसमें आपको सब क्लोजेस याद रखने पड़ेंगे। इसके अंदर कुछ सब क्लोजेस 17 में नहीं थे, 18 में है। 18 में क्या? 18(1) क्या कहता है देखो। 18(1) कह रहा है कि राज्य सेना व विद्या के सिवा कोई उपाधि नहीं देगा। देखो, दो प्रकार की उपाधि आप ले सकते हो। एक तो आप कौन सी ले सकते हो कि आप सेना में हो तो वह ब्रिगेडियर, कमांडर, मेजर जनरल, इस तरह की उपाधियां होती है, वो आप ले सकते हो। और एक है कि आप विद्या से संबंधित उपाधि ले सकते हो। जैसे आपने PhD कर ली तो आपको क्या बढ़ा दिया जाएगा? डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाएगी। आप स्नातक हो तो बैचलर की उपाधि मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की विद्या से संबंधित उपाधियां ले सकते हो आप। ठीक है, आपने MA कर लिया संस्कार से तो आप क्या बन गए? आचार्य बन गए, शास्त्री बन गए, ये सारी की सारी उपाधियां। यानी अनुच्छेद 18(1) का पहला क्लोज कहता है, 18 का पहला क्लोज कहता है कि राज्य जो है वो सेना और विद्या के सिवाय, इसके अलावा दूसरी कोई उपाधि नहीं है। देखो, ये नहीं कि किसी को महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी है, वो सब फर्जी है। ठीक है, अब दूसरा आता है 18(2). 18(2) क्या कहता है? 18(2) व्यक्ति के लिए है। व्यक्ति विदेश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि नहीं लेगा। समझ गए? यानी कोई भारतीय नागरिक है और वो किसी विदेशी काम करता है, कुछ भी है, तो जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं होगी किसी प्रकार की उपाधि वो नहीं लेगा। ठीक है, 18(3) में होता है विदेशी के लिए। 18(3) है कि कोई विदेशी व्यक्ति है और भारत में नौकरी कर रहा है किसी पद पे, भारत में किसी पद पे जो है ना, रेस्पॉन्सिबल पद पे नौकरी कर रहा है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो नहीं लेगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना
क्या नहीं करेगा? राष्ट्रपति की अनुमति के बिना क्या नहीं करेगा? उपाधि नहीं लेगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो किसी प्रकार की उपाधि नहीं लेगा। और चौथा कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति भेंट व उपलब्धि, किसी भी प्रकार की भेंट और उपलब्धि किससे? विदेश से, किससे? विदेश से नहीं ले सकता बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। ये हो गया आपका उपाधियों का अंत। ठीक है, तो 4 क्लॉजेज है उपाधियों के अंत में। पहला कह रहा है कि राज्य जो है वो उपाधि दे सकता है, लेकिन कौन कौन सी? सेना और विद्या से संबंधित। दूसरा कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी भारतीय नागरिक है, वो विदेश से किसी प्रकार की उपाधि तब तक नहीं लेगा जब तक उसे राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिल जाती। राष्ट्रपति की सहमति से ही ले सकता है। और तीसरा है कि 18(3) कह रहा है कि विदेशी नागरिक अगर कोई भारत में नायब के पद पे नौकरी कर रहा है तो वो विदेश से जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी प्रकार की भी क्या नहीं ले सकता? उपाधि नहीं ले सकता। और चौथा कह रहा है भेंट और उपलब्धि नहीं लेगा जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा। ठीक है, उपाधि के साथ साथ भेंट और उपलब्धि भी नहीं देने हैं। इससे संबंधित आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो बालाजी राघवन मामला। बालाजी राघवन मामला 1992 जो है वो इसी से संबंधित है। बालाजी राघवन मामला 1992 में इसी से संबंधित है। इसमें ये कहा गया था कि जो पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कारों के ऊपर ये आरोप लगाया था भाई ये भी तो उपाधियां हो गई ना। लोग लगाते हैं ना पद्मश्री, पद्म विभूषण और फलान जी, इस तरह से, तो इनका ये भी उपाधियां हैं। तो बालाजी राघवन मामला 1992 जो है इससे संबंधित है। और इसमें हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी कहा था कि ये पुरस्कार है, ये पुरस्कार और उपाधि दोनों में अंतर है। ये पुरस्कार है 1954 में स्टार्ट किए गए, 1954 में इनको शुरू किया गया, 1977 में इनको क्रम तोड़ा यानी बंद किया, और 80 में पूरे पुनः शुरू। और 1993 में इस मामले के तहत जो है वो सरकार ने ये कहा कि ये जो है ये उपाधि नहीं, ये पुरस्कार है। पुरस्कार उपाधि में फर्क होता है, बशर्ते व्यक्ति जो है इनको अपने नाम के पीछे अलंकरण के रूप में नहीं लगाएगा। ठीक है, लेकिन कोई लगाता है तो दंड का प्रावधान नहीं है, ये भी आपको याद रखना। स्टेटमेंट आता है ना कई बार कि पद्म पुरस्कार जो है वो पुरस्कार है, उपाधि नहीं है, इसलिए इनको अनुच्छेद 18 के तहत ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे नहीं लगाएगा, लेकिन कोई लगाता है तो दंड का प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 18। अब चलते हैं अनुच्छेद 19। एक अपना पूरा हो गया समानता का अधिकार। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला आता है अपना स्वतंत्रता का अधिकार। अगला आ गया स्वतंत्रता का अधिकार। देखो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले अपन 19 की बात कर लेंगे शॉर्ट में। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में जो है वो क्या दिया गया है? स्वतंत्रताएं दी गई है। और टोटल कितनी स्वतंत्रता थी? 7 स्वतंत्रता थी। हमने पहले बात कर ली कि भाई 44वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया? एक स्वतंत्रता को निरस्त कर दिया। एक स्वतंत्रता कौन सी थी? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। अब हमने स्टार्ट में इस पे बहुत बात कर ली, इसलिए अब हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब बच गई अपने 6। तो 19(1) किसमें? आर्टिकल 19(1), और उसमें फिर इन्होंने सब क्लोजेज में भी सब क्लोजेज जोड़े। और वो कौन से जोड़े? ए, 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e),
19(1)F और 19(1)G। ठीक है, ये सारे के सारे सब क्लॉजेज इन्होंने जोड़ दिए। अब आपको याद रखना है किसमें क्या है, किसमें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखो 19(1)A में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, किसकी है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में है निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। पहले में वाक एवं अभिव्यक्ति आ गई, दूसरे में आ गया निशस्त्र सम्मेलन। यानी आपको जो है सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं करना है, सम्मेलन तो आप कर लोगे, लेकिन आपको क्या नहीं करना है भाई, आपको ये नहीं करना है कि कहीं आप जो है ना बंदूकें ले लेके करो, वो नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद में संघ बनाने का, संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद में संचरण की, उसके बाद में संचरण निवास, और उसके बाद में आपका आता है संघ संचरण और निवास हो गया। उसके बाद में एफ में आएगा आपका संपत्ति का अधिकार, और जी में आएगा आपका संपत्ति के अधिकार के बाद में आएगा व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। संपत्ति के अधिकार की हमने पहले ही बात कर ली कि भाई इसको तो इन्होंने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। इसको इन्होंने क्या कर दिया, निरस्त। ठीक है, इसको इन्होंने निरस्त कर दिया, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो एक तो सीक्वेंस याद रखना है, तो सीक्वेंस याद रखेंगे तो इजीली अपने को दिक्कत की इसमें नहीं होगी। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद में निशस्त्र सम्मेलन करने। आप सम्मेलन कर सकते हो लेकिन शस्त्र के साथ नहीं, और इसमें ध्यान रखने वाली चीज है हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। सम्मेलन करो, सब कुछ करो, लेकिन ये नहीं कि हड़ताल करने का अधिकार कोई मूल अधिकार हो जाए, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद में संघ बनाने की, किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हो, सोसाइटी बना सकते हो, सहकारी समिति बना सकते हो। ठीक है, अब सहकारी समिति को जो है ना वो आपने 97 अमेंडमेंट पढ़ा, उसके अंदर इनको संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। फिर संचरण, यानी कहीं भी आ जा सकते हो, कोई मना ही नहीं है आपको। फिर ई में है निवास की स्वतंत्रता, और एफ में है संपत्ति का अधिकार, जो निरस्त कर दिया हमने। और फिर व्यवसाय की स्वतंत्रता, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, लेकिन कोई विस्फोटक मत करना। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता आपको दे दी। अब जैसे ही आपको स्वतंत्रता दी, स्वतंत्रता दे देते आप उच्चसंख्य हो गए, फिर तो बस आपको हमें तो स्वतंत्रता है। इसलिए 19(1) ने सोचा कि कुछ इसमें ऐसा किया जाए कि लोग थोड़े जो है वो कंट्रोल में रहे। तो कंट्रोल में रखने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, 19(2) बढ़ाया। और 19(2) में क्या है, 19(2) में क्या है, 19(2) में आपकी जो स्वतंत्रताएं हैं उन पे निर्बंधन है। भाई स्वतंत्रताओं पर भी निर्बंधन लगाए गए हैं। ठीक है, कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। जैसे ये जो आपको ये स्वतंत्रताएं दी गई है, उनको किन आधार पर जो है वो रोका जा सकता है, किन आधार पर उनको समाप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज तो देखो युक्त निर्बंध। युक्त निर्बंध, भाई उचित निर्बंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था, विदेशों से मित्रवत संबंध,
विदेशों से अपराध उद्दीपन, ठीक है। चार ये होगी, 1 2 3 और 4, ये चारों याद रखो। और एक पांचवी और याद रखो। पांचवी कौन सी थी? पांचवी आपकी थी एकता एवं अखंडता। एकता एवं अखंडता। भाई ये जो है ना, अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये 5 निर्बंध, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 5 तो याद रखो। कौन कौन से? युक्तियुक्त निर्बंधन, लोक व्यवस्था, विदेशों से मित्रवत संबंध और अपराध उद्दीपन। ये जो 4 है ना, ये तो किस में जोड़े गए? ये प्रथम संविधान संशोधन 1951। आगे बात समझ में? देखो 19-1 में तो स्वतंत्रताएं दी है और 19-2 में आपसे वो स्वतंत्रताएं छीन ली गई है। तो वो जो छीनी गई स्वतंत्रताएं थी ना, वो कहां पे है? तो 19-2 में कह रहा है कि युक्तियुक्त निर्बंधन, लोक व्यवस्था, विदेशों से मित्रवत संबंध और अपराध उद्दीपन, ये जो 4 शब्द जोड़े गए। प्रश्न ऐसे ही आएगा, ऐसे ही पूछेगा कि निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए या कैसे जोड़े गए या कब जोड़े गए। तो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है ना, ये 4 शब्द इसमें जोड़े गए 19-2 में, ठीक है। और एक मैंने लिखा एकता एवं अखंडता, ये जो है शब्द है, ये 16वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा जोड़ा। 16वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा इसको जोड़ा गया। तो आपको जो है ना वो स्वतंत्रताएं भी याद होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रताओं पे निर्बंधन भी याद होने चाहिए। इसके साथ साथ आप एक चीज और याद रखें यहाँ पे, ये देखो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मैंने बताई ना आपको, चलो बहुत डिटेल में हो जाएगा, बाद में देखेंगे उसको, है ना। उसमें 2-4 वाद थे, जैसे श्रेया सिंगल वाद, ठीक है। उसके बाद में कॉमन कॉज वाद था, एफ स्वामी वाद था। इस तरह की सारी डिटेलें बतानी थी, लेकिन आप पहले वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है और जो मूल अधिकार है वैसे भी है वो इस वीडियो में पूरे होने वाले लग नहीं रहे मुझे, क्योंकि इतना डीपली हम चल रहे हैं। तो एक बार आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लो, तो फिर आपके आगे जो है वो कोई समस्या नहीं आएगी। भले टाइम लगेगा, 2-3 घंटे लगते हैं, लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पूरा टॉपिक जो है वो आपका यहाँ पे क्लियर होने जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। 19 हो गया, अब हम चलेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। भाई कोई भी व्यक्ति है ना, उसको कोई अपराध किया है, तो अपराध में उसको उसका दोष सिद्ध करना है, उसमें भी उसको कुछ संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं है डायरेक्ट अपराध कर दिया तो इसको मतलब तुम मर्डर कर दो उसका, ऐसा नहीं है। विधिवत प्रक्रिया है उसकी, वो उसकी अनुपालना हमें जो है वो करनी पड़ेगी। तो अपराध की से दोष सिद्धि के में संरक्षण में पहला 20-1 है, 20-1 है कार्योत्तर विधि प्रवर्तन ही, कार्योत्तर विधि प्रवर्तन ही। 20-2 आपका जो है वो कह रहा है दोहरी क्षति नहीं। और तीसरा 20-3 आपका कह रहा है स्व अभिशंसन नहीं। तो ये 3 पढ़ लो, फिर नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। पहला क्या है? कार्योत्तर विधि प्रवर्तन नहीं, मतलब जब किसी ने अपराध किया तो अपराध के समय जो कानून है उस कानून के तहत ही जो है उसको दंड दिया जाएगा। ये नहीं कि कोई पहले या बाद के कानून के तहत। जिस टाइम उसने अपराध किया है ना, उसी समय जो कानून प्रवृत्त था उसके तहत दंड दिया जाएगा। इसलिए जो भी विधियां बनती है ना, जो भी विधियां बनती है, ये जो विधियां जो बनाई जाती है वो भूतलक्षी नहीं होती, भूतलक्षी नहीं, बल्कि क्या होती है? भविष्य लक्ष्य होती है। भविष्य लक्ष्य होती है विधियां, जो है वो भूत लक्ष्य नहीं होकर क्या होती है?
भविष्य लक्ष्य होती है। तो कहने का मतलब कार्योत्तर विधि प्रवर्तनीय होगी, इसका मतलब यानी पुरानी जो विधि है ना वो या आगे की किसी विधि के तहत दंड नहीं दिया जाएगा। जब उसने अपराध कारित किया है उस समय जो विधि प्रचलन में थी उसी के अनुसार दंड का प्रावधान जो है वो इसमें किया जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरा है दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति का मतलब समझते हो कि एक अपराध के लिए दो दंड नहीं। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया तो उसके लिए एक दंड मिल गया और दूसरे कोर्ट ने दूसरा और सुना दिया, तीसरे ने तीसरा सुना, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए जो है वो एक ही दंड दिया जाएगा, दोहरी क्षति नहीं दी जाएगी। लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। कहने का मतलब कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो न्यायालय उसे सजा दे देगा। एक न्यायालय ने सजा दे दी, दूसरा नहीं दे सकता। लेकिन अगर वो किसी राजकीय सेवा में है, सरकारी नौकरी में है, तो उसका विभाग जो है उसे बर्खास्त कर सकता है, उसे सस्पेंड कर सकता है, यानी उस पर कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा नहीं कि वो ये कह दे कि साहब मैंने तो वहां सजा भुगत ली इसलिए यहाँ कार्रवाई नहीं करो, ऐसा नहीं है। उसमें प्रशासनिक कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद में आता है स्व अभिशंसन, यानी स्वयं के विपरीत, स्वयं के खिलाफ गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के खिलाफ उसको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आगे बात समझ में भाई, मेन चीज क्या है कि कोई व्यक्ति है उसको जो है वो ऐसा नहीं कि उसको इतना बाध्य कर दिया जाएगा वो खुद के खिलाफ ही गवाही दे देना, ऐसा नहीं। उसमें ऐसा प्रेशर नहीं डाला जाएगा, कार्योत्तर विधि प्रवर्तन नहीं होगी और दोहरी क्षति नहीं होगी। तो 20 दिन आप याद है, तो 20 तक अनुच्छेद हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम मूल अधिकारों को कंप्लीट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, आप लीव कर सकते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, ये जो सीरीज अपन ने पॉलिटिक्स स्टार्ट करी आपको अच्छी लग रही है, तो आप इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें। ठीक है। और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।